Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are studying the organic spectroscopy class, and now we move on to two-dimensional NMR spectroscopy. Before this, we have studied the proton NMR spectroscopy and carbon-13 NMR spectroscopy, including the techniques like depth and off-resonance decoupling, etc. So now all these techniques we studied, they were one-dimensional techniques. So now we are going to move on to two-dimensional NMR spectroscopy, which uses more than one dimension, and you get the peaks on more than one dimension. So अभी तक जितने methods हमने discuss किए थे वो सब के सब one dimensional method थे. One dimensional experiment में क्या होता है कि signal is presented as a function of a single parameter. Now in two-dimensional experiments there are two coordinate axes, and generally these axes also present ranges of chemical shifts. जो टू डायमेंशनल NMR होगी इसमें दो एक्सिस होंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू नहीं प्रिंटेड होंगी बल्कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर आपको केमिकल शिफ्ट्स नज़र आएंगी. तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. तो इसको इसलिए टू डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिग्नल है दैट इज़ प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ बोथ दीज केमिकल शिफ्ट रेंजेस. जो दोनों एक्सिस के ऊपर केमिकल शिफ्ट्स हैं उन दोनों का जो फंक्शन है उस पे सिग्नल प्रेजेंट होता है, मतलब एक केमिकल शिफ्ट पे नहीं होता. इसलिए ये टू डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है. सो इसमें जो डाटा प्लॉट किया जाता है दैट इज़ प्लॉटेड एज अ ग्रिड. वन एक्सिस रिप्रेजेंट्स वन केमिकल शिफ्ट रेंज, द सेकंड एक्सिस प्रेजेंट्स द सेकंड केमिकल शिफ्ट रेंज, एंड द थर्ड डायमेंशन कॉन्स्टिट्यूट्स द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड सिग्नल. इसमें होता क्या है कि एक इस तरह एक एक्सिस है, एक दूसरा एक्सिस है, एक यहाँ पे केमिकल शिफ्ट रेंज है और एक यहाँ पे केमिकल शिफ्ट रेंज है, और इधर भी आपको पीक्स नज़र आएंगी और इधर भी आपको पीक्स नज़र आएंगी, और यहाँ पे जो है ना सेंटर में आपको डिफरेंट कंटोर्स नज़र आते हैं. तो मतलब इस तरह से ये दो केमिकल शिफ्ट्स का ये फंक्शन है, ये जो पीक्स हैं. तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को टू डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको कंटोर प्लॉट भी कहते हैं. एंड इसमें जो कंटोर्स हैं ये सिग्नल इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं. ये कंटोर्स हैं, ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और ये पीक्स हैं. टू डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट द टू मोस्ट कॉमन आर एज फॉलोज. जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आज के लेक्चर में हम उन्हीं को दो को डिस्कस करेंगे. उनमें सबसे पहली है प्रोटॉन प्रोटॉन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसको एक्रोनिम यूज़ किया जाता है कोजी, इससे ज़ाहिर करते हैं कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो कोजी का मतलब होगा कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये मल्टीपल से डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियान भी हो सकती है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे और जो मोस्टली यूज़ होती है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो है प्रोटॉन प्रोटॉन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. 1H और 1H इन दोनों के आपस में जो कोरिलेशन है उसको हम इससे कोजी में पढ़ेंगे. कोजी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, द केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम इज प्लॉटेड ऑन बोथ एक्सिस. में दोनों एक्सिस के ऊपर प्रोटॉन्स होंगे. वाई एक्सिस के ऊपर भी प्रोटॉन नज़र आएंगे आपको, एक्स एक्सिस पे भी प्रोटॉन नज़र आएंगे, और फिर हम उनको कोरिलेट करेंगे कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ कपल्ड है. ये एक डिटेल्ड उसका एनालिसिस है कोजी एक्सपेरिमेंट जो है. जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज़ हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको HETCOR ये कहते थे पहले, इसका एक्रोनिम था. और मॉडर्न जो इसकी फॉर्म है दैट इज़ दी हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस या कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, HSQC. अभी हेडकोर जो है ना ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, HSQC मोस्ट वाइडली इस्तेमाल होता है. क्यों? HSQC के अंदर देखें कि क्या होता है, ये दोनों टेक्निक्स बेसिकली इनका रिज़ल्ट एक जैसा है. तो इसमें आपने इनको मिक्स नहीं करना, मतलब ये एक ही जैसी चीज़ें. जो हेडकोर है ये ओल्ड टेक्निक है, क्लासिकल टेक्निक है, और HSQC एक मॉडर्न टेक्निक है
जो कि उसी तरह का रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करती है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन स्पेक्ट्रम की जो केमिकल शिफ्ट रेंज है वो एक एक्सिस पे प्लॉट की जाती है और दूसरी एक्सिस पे C13 की NMR जो केमिकल शिफ्ट्स हैं वो प्लॉट की जाती हैं। तो आप डायरेक्टली कार्बन 13 को प्रोटॉन्स के साथ को रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन के साथ रिलेटेड है या किस कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको HSQC टेक्निक बताती है और ये बहुत यूज़फुल है आपके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर। कि पहले हमने कपलिंग कॉन्स्टेंट्स देखे, उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर केमिकल शिफ्ट रेंजेस उससे के साथ कपलिंग कॉन्स्टेंट से पता चलता है कि नेबर वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं। फिर जो केमिकल शिफ्ट रेंजेस हैं उनसे ये भी अंदाज़ा होता है कि करीब कौन सा इसके फंक्शनल ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको CH2, CH3, CH इनका अंदाज़ा हो जाता है और इस टेक्निक की मदद से फिर आपको एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट हो जाता है कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बहुत कॉन्फिडेंस से वेरीफाई कर लेते हैं या उसको असाइन कर लेते हैं जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं, ये सारी टेक्निक्स को मिला के। अच्छा, अब देखें कोजी टेक्निक की तरफ हम आते हैं, जो प्रोटॉन प्रोटॉन कोरिलेशंस हैं। आप देखें कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन के स्प्लिटिंग पैटर्न्स हमें मिलते हैं या NMR स्पेक्ट्रम के अंदर हम देखते हैं कि कोई प्रोटॉन उसका स्प्लिटिंग पैटर्न है, एक डबलेट है, ट्रिपलेट है या व्हाटसोएवर, तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लोकेटेड ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। तो हम कहते हैं जी कि चूँकि इसकी ट्रिपलेट है तो इसके नेबर में 2 प्रोटॉन होने चाहिए। तो इस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर क्वार्टेट है तो नेबर में 3 प्रोटॉन होने चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये एक ही तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्ट्रक्चर को प्रूव कर सकता है। इसके अलावा देखें हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि अ सर्टेन प्रोटॉन हैज़ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नियर बाय दैट आर कपल्ड विद अ J वैल्यू ऑफ 4 हर्ट्ज, another nearby proton coupled with a J value of 10 hertz and 3 others nearby that are coupled by 2 hertz. Let's say कि aromatic system है, उसमें इस तरह की एक random information आपको मिलती है और ये एक काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन पैटर्न है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप एक अगर ट्री डायग्राम बनाएं तो आप इन सारी चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हैं कि ये 4 हर्ट्ज वाला किसके साथ कपल्ड है, 10 वाला किसके साथ है, 2 वाला कपलिंग क्यों हो रही है। तो इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पिन डी कपलिंग टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं फिर जी कि ये सारी जो कपलिंग्स हैं इकट्ठी, इनसे शायद अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डी कपल कर दें कुछ स्पिन्स को, मतलब एक एक प्रोटॉन की कपलिंग को देख लें। ये अलग टेक्निक्स हैं जो कि उसके अंदर अवेलेबल होती हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर। लेकिन ये जितने मेथड्स हैं ये टीडियस हैं और वेरी डिफ़िकल्ट हैं। अगर आपके स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, अगर आपके बड़ा मॉलिक्यूल है साइज़ में, तो ये वाले मेथड्स जो हैं ये आपको डिफ़िकल्ट होते जाते हैं परफॉर्म करना भी और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो इस मकसद के लिए हमें एक सिंपल अनबायस्ड और कन्वीनियंट मेथड चाहिए जिसकी मदद से हम कपल्ड न्यूक्लियाई को आपस में रिलेट कर सकें। तो वो वाला मेथड कौन सा है जो ये सारे काम हमें करके दे सके, बजाय ये कि हम पहले स्पेक्ट्रम लें फिर उसकी पीक्स देखें और फिर उन पीक को डीकपल करें और ये सारे काम करें। उसकी निस्बत एक मोर कन्वीनियंट मेथड है जो है प्रोटॉन प्रोटॉन कोजी स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कपलिंग पैटर्न्स इन अ मॉलिक्यूल। इसमें आपको जितनी भी प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग्स हैं वो सारी इकट्ठी एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर नज़र आ जाएंगी। और ये कैसे नज़र आएंगी इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाते कि ये स्पेक्ट्रम की लेने का तरीका क्या है या इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो हमारे इस टाइम कोर्स में नहीं हैं। हम इसको जो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन था वो और इसको सॉल्व कैसे करना या रीड कैसे करना स्पेक्ट्रम को, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे हम मूव करते हैं हाउ टू रीड द कोजी स्पेक्ट्रा। जो कोजी स्पेक्ट्रा है वो कैसा नज़र आता है और उसको आपने कैसे रीड करना है। ये आपके सामने एक कोजी स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आइसोपेंटाइल एसीटेट का। ये जो कंपाउंड है इसका कोजी स्पेक्ट्रम है। अब देखें कि कोजी स्पेक्ट्रम दिखने में आपको ऐसा लगेगा, कोई भी कोजी स्पेक्ट्रम होगा वो आपको इस तरह का नज़र आएगा। ये वाली लाइनें ग्रे लाइनें ये नहीं होंगी उसमें, खैर ये तो ख़ुद लगाई गई हैं, लेकिन ये एक डायगनल लाइन होगी और इसके ऊपर आपके ये मुख्तलिफ कंटोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और आप देखें कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर केमिकल शिफ्ट्स हैं, ये ऊपर आपको पीक्स नज़र आ रही हैं ये प्रोटॉन्स की।
इसी तरह यही वाली पीक्स इधर वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरह की पीक्स हैं। ये देखें, ये डबलेट थी, ये इधर है, ये वाले प्रोटॉन इधर हैं, ये साथ वाले ये हैं, ये लंबी वाली पीक ये है। सिर्फ ये वाला इस साइड को थोड़ा सा वो कंप्रेस किया गया हुआ है, तो बाकी ये बिल्कुल एक ही स्पेक्ट्रम है, दोनों डायमेंशंस के अंदर उसको देखा जा रहा है। तो ये जो सेंटर में कंटोर्स हैं, ये अब हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन के साथ कपल्ड है। इसको कैसे रीड करना है ये भी हम देखते हैं, और ये मुश्किल नहीं है। ये आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है, ये देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पहले वाले स्पेक्ट्रा जो हमने अभी तक देखे हैं, क्योंकि वो 1 डायमेंशन में थे, ये सिर्फ 2 डायमेंशंस में है। तो ये दोनों एक्सिस के ऊपर अब आपको वो प्रोटॉन्स नज़र आ रहे हैं। इसमें करना क्या है, द कोजी स्पेक्ट्रम शोज डिस्टिंक्ट स्पॉट्स ऑन डायगोनल। ये वही चीज़ जो डायगोनल पे मैंने बताई कि मुख्तलिफ स्पॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपर राइट कॉर्नर से लोअर लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ ये मूव करें तो ये देखें कि ये स्पॉट्स इस तरह से जा रहे हैं, और ये बिल्कुल डायगोनल लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर आप आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि अभी हम कैसे जो है वो इसको रीड करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, ये जो पहली पीक है, ये पहली पीक है कार्बन नंबर 1 की। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर, इसमें जो ये CH3 है ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 CH3 हैं तो उनको एक जैसा नंबर दिया है ताकि क्योंकि इनकी पीक्स एक जगह पे आनी चाहिए, तो ये इनकी पीक है। तो इसको अगर आप देखें तो इस अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करते हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे अगर इसको ये उसका कंटोर है, इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे फॉलो करते हैं तो ये देखें ये एक और कंटोर है, और इस कंटोर के साथ ये मिल रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने एक लाइन लगा के देखनी है इस कंटोर से। ये जो 1 के नीचे कंटोर है बिल्कुल, इसको लेफ़्ट साइड पे या राइट में मूव करके देखेंगे कि किसी और कंटोर के साथ ये मैच कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है। तो इसको हम एक लाइन लगाएंगे और फिर उस लाइन को इधर और इधर दोनों साइडों पे, ये भी देखिएगा आप, ये इस तरह से, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है, ये लाइन एक लगाई हमने, फिर इसको ऊपर और इधर मैच किया दोनों पीक्स के साथ। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये जो प्रोटॉन है ये किसके साथ कपल्ड है, जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रोटॉन्स हैं उनके साथ ये कोरिलेट कर रहा है। सॉरी, ये लाइन जो है ये थोड़ी सी गलत जगह पे चली गई है, ये लाइन यहाँ पे नहीं, ये देखें कंटोर इधर है तो ये कार्बन 2 के नीचे होनी चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, मैं ये करेक्ट कर दूँगा, अभी कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं ताकि ये हो गया, अब ये सही जगह पे आ गई है। अब आप देखें कि ये जो कंटोर था इसके साथ हमने इसको मिलाया और फिर इन दोनों लाइंस को, ये लाइंस बेसिकली इसलिए देखें कि कौन सी पीक के साथ मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन्स कार्बन नंबर 1 के ऊपर हैं वो कार्बन नंबर 2 के साथ जो ऊपर प्रोटॉन्स हैं उनके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब उनके साथ कपड़ लें। तो आप ये देखें कि कार्बन नंबर 1 पे 2 CH3 हैं, ये 2 CH3 को 1 कहा हुआ हमने, और 2 के ऊपर एक हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है मतलब ये CH है, तो ये डेफिनेटली इनके साथ कपल्ड होगा। तो ये वाला रिलेशन हमें ये बता रहा है, ये कोजी स्पेक्ट्रम में सबसे पहले वाला। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट पीक की तरफ। ये पहली पीक क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट वाली जो पीक है ये कार्बन नंबर 3 के जो प्रोटॉन्स हैं इनको हम अब देखते हैं कि ये किधर कपड़ लें। अगर इसको आप फॉलो करें, ये देखें इसका ये कंटोर है, ये 3 का, ये इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको अगर आप फॉलो करें राइट साइड पे देखें कुछ नहीं है, लेफ़्ट साइड पे अगर हम फॉलो करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आता है कि इसको अगर हम लाइन लगाते हैं तो ये जाके इस कंटोर के साथ मिल रहा है। ये आगे हम लाइन लगाते हैं, देखें तो ये लाइन इसको मैच करती है, फिर ये 3 और ये इधर जो लाइन आके मैच कर रही है इस पीक के साथ जो कि कार्बन नंबर 4 की पीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रोटॉन कार्बन नंबर 3 के ऊपर था ये कार्बन नंबर 4 के प्रोटॉन्स के साथ कपल्ड है, और ये जितना स्ट्रॉन्ग कंटोर होगा, जितना ये मोटा कंटोर आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपलिंग है, मतलब ये नेबर में है एग्जैक्ट, तो इनकी कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये वाला जो प्रोटॉन्स हैं ये इसके साथ कपड़ लें। ये मतलब आपको ये भी यहाँ से एग्जैक्ट पता चल जाता है कोजी से कि ये वाले जो
स्प्लिटिंग है ये इसकी वजह से हुई है, और इन टर्न इसने फिर उसको स्प्लिट किया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पीक की तरफ, ये जो 2 नंबर पे है। अब इसमें देखें 2 नंबर वाला ये कंटोर है, ठीक हो गया। इसको इधर लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, राइट साइड पे आप देखें तो इसकी सीध में आपको ये कंटोर नज़र आ रहे हैं 2 अदद। तो अब अगर इसको एक्सटेंड करें हम तो ये देखें कि ये यहाँ पे इधर भी जा रहा है और एक लाइन इधर भी होनी चाहिए थी, ये लाइन मिस हो गई है। ये भी मतलब ये भी एक कंटोर है। तो 2 वाला जो है ये देखें कि ये कौन कौन से प्रोटॉन्स के साथ कपल्ड है। ये इसके साथ भी कपल्ड है, 3 के साथ भी, क्योंकि ये देखें ये कंटोर था और यहाँ भी एक लाइन है, और ये इसके साथ भी कपल्ड है, 1 के साथ भी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि 2 पे जो CH है ये इसके साथ भी कपल्ड है, इसके साथ, क्योंकि ये ज़ाहिर नेबर में हैं तो इनके साथ इसकी कपलिंग होगी। तो इस तरह से आप इसकी कपलिंग भी कंफर्म कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये जो 6 नंबर कार्बन का प्रोटॉन है। 6 नंबर कार्बन के प्रोटॉन देखें, इसका जो है ना वो कंटोर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके राइट लेफ्ट पे आपको कोई और कंटोर नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि इसके साथ किसी की भी कपलिंग नज़र नहीं आई, इसकी किसी और प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा आप देख सकते हैं कि 6 वाला ये है CH3, इसके नेबर में तो कोई प्रोटॉन नहीं है, इसके आगे एक कार्बोनिल कार्बन है, फिर एक ऑक्सीजन है, और इतने दूर जाके प्रोटॉन्स हैं, उनके साथ इसकी कपलिंग पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसके आपको कोई स्पेक्ट्रम में कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं ये लास्ट वाली पीक। अब इसकी तरफ मूव करते हैं। प्रोटॉन्स जो है ना, जो कार्बन नंबर 4 के ऊपर प्रोटॉन्स हैं ये वाले, इनको अगर आप देखें, अब इनको मैच करें तो ये देखें कि ये इधर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटोर है इनके साथ, जिसके साथ ये मैच कर रहे हैं। और इसको अगर आप हम देखें तो ये कौन सा प्रोटॉन बनता है? 3 नंबर प्रोटॉन बनता है, जिसके साथ इसकी कपलिंग नज़र आ रही है। तो आप ये 3 नंबर वाला प्रोटॉन कौन सा है? ये देखें, ये 4 है और ये साथ 3 वाला है। तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में कपड़ लें। तो इस तरह से देखें, ये एक बड़ा सिंपल सा कोजी स्पेक्ट्रम था जिसमें ये मॉलिक्यूल बिजी था, मतलब आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा था कि ये इसके साथ कपल्ड होना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती, तब हमें कोजी स्पेक्ट्रम बहुत हेल्प करता है कि कौन सा प्रोटॉन कौन से दूसरे प्रोटॉन के साथ कपल्ड है और कौन सी स्प्लिटिंग किस पीक की किसी दूसरी पीक की वजह से हो रही है। तो आप देखें कि ये कितने दूर दूर जाके मतलब ये कपलिंग शो हो रही है। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पीक स्प्लिट हुई है ये इन प्रोटॉन्स की वजह से हुई है, और ये वजह स्प्लिट हुई है ये इनकी वजह से हुई है। तो इन टर्न फिर आप इन चीज़ों को कंफर्म भी कर सकते हैं कि इनका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तो इस तरह से कोजी स्पेक्ट्रम जो है वो आपकी हेल्प करता है प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शंस को देखने में। और इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको छोटे मोटे एडिशनल स्पॉट्स नज़र आएंगे जो कि हमने डिस्कस किए। उनके अलावा कुछ ऐसे स्पॉट्स जो कि ये देखें आप जिनको वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो ये स्पॉट्स जो हैं ये अक्सर इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अगर कोई स्मॉल अमाउंट पे आपके सैंपल में इम्प्योरिटी थी, क्योंकि ये जो 2D टेक्निक्स हैं ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक्स हैं, तो ये इम्प्योरिटीज़ को भी इस तरह से मॉनिटर कर लेंगी। तो इसके अलावा एक ख़ास बात है कि इनकी इंटेंसिटी लोअर होगी जो एक्स्ट्रा स्पॉट्स होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोजी जो मेथड है ये दूसरे इंटरेक्शंस को भी नोट करता है, सिर्फ नेबरिंग नहीं, थोड़े से नेक्स्ट नेबरिंग इंटरेक्शंस को भी, जो 3 बॉन्ड्स दूर होते हैं उनको भी ये मॉनिटर कर लेता है। एंड बिसाइड दिस लॉन्ग रेंज कपलिंग, न्यूक्लियाई दैट आर सेवरल एटम्स अपार्ट बट आर क्लोज टुगेदर स्पेशली ऑल्सो मे प्रोड्यूस ऑफ डायगोनल पीक्स। ऐसे प्रोटॉन्स जो कि जिनके बॉन्ड्स तो दूर हैं लेकिन स्पेस में, मतलब वो मॉलिक्यूल 3D है, अगर 3 डायमेंशनल उसका देखें आप स्ट्रक्चर, तो वो बेंट किस्म का मॉलिक्यूल है, ऐसा कि जिसके 2 कोई किनारे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जहाँ पे वो प्रोटॉन्स करीब हैं, तो उनकी वजह से कुछ और आपको पीक्स जनरेट हो सकती हैं। वो पीक्स जो है ना वो हम अगर कोजी में आपकी बाई मिस्टेक आ जाती हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर की सेटिंग है वो करते हो, अगर आपसे कोई उस बंदे से मिस्टेक हो जाती है जो स्पेक्ट्रम लेता है, तो वो पीक्स भी इधर आ सकती हैं। लेकिन उन पीक्स का इस्तेमाल जो कि इस डायरेक्टली बॉन्डेड के दरमियान ना हो, थ्रू स्पेस हों, वो एक और टेक्निक में इस्तेमाल होती हैं जिसको नोजी कहते हैं, न्यूक्लियर ओवर हाजर इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर ये चीज़ें स्पेशली बाज़ औक़ात चेक भी की जाती हैं कि स्पेस में कौन से
जो एटम्स हैं एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। एक तो थ्रू बॉन्ड कोरिलेशन है ना, जो कोजी है ये थ्रू बॉन्ड कोरिलेशन है, मतलब जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके साथ कोरिलेशन होगी। जो नोजी है ये बेसिकली थ्रू स्पेस कोरिलेशन, इसमें बॉन्डेड एटम्स होना लाजमी नहीं है, जो स्पेस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो वो उनके दरमियान शो होगी। लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट टेक्निक एंड वो हम इस लेक्चर के अलावा उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है जो प्रोटॉन और कार्बन 13 के कोरिलेशंस हैं, उनकी जो कोरिलेशन टेक्निक है हेड कोर टेक्निक। इसमें आप देखें कि जो प्रोटॉन्स हैं वो चूँकि कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्टली लगे हुए हैं, तो उनकी तो कपलिंग आपस में होती है, और वो जो कपलिंग है दैट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग दैन दी प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग तो आप देखें कि वो दरमियान में कार्बन आ जाता है, बॉन्ड ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन कार्बन कपलिंग डायरेक्टली ये अटैच नहीं, तो इनकी कपलिंग जो है वो उसका कांस्टेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एटलीस्ट वो कहता है कि 10 गुना उससे लार्जर होनी चाहिए, जो कि दूसरे आम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कपलिंग हमने पढ़ी है। तो ये जो कपलिंग है इसकी वजह से हमें बड़ी एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये देखने में कि कौन से प्रोटॉन्स कौन से कार्बन के साथ अटैच हैं उनकी कपलिंग की मदद से। तो इनको देखने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें C13 को हम प्रोटॉन के साथ डायरेक्टली कपल करके चेक करते हैं, और जो उसका 2 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम में उसके स्पॉट्स नज़र आते हैं, उनकी इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कपलिंग मौजूद है उसके अंदर। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली हमें यही बताता है कि कौन से प्रोटॉन उसके कार्बन के साथ कपल्ड हैं, और उसको आगे हम डिटेल में देखते हैं कि हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो इसकी मॉडर्न फॉर्म है हेड कोर की, दैट इज़ HSQC हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोरिलेशन एक्सपेरिमेंट, and it has largely replaced head core because it provides the same information but it is much faster। ये टेक्निक उससे ज़्यादा फास्टर है अपने डिफरेंट मेथड की वजह से, और हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट्स देती है। इसलिए अभी मॉडर्न जितने स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उन पे हम ये टेक्निक करते हैं, HSQC करते हैं, हेड कोर नहीं करते। इसमें क्या होता है कि जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं जिस तरह C13 और प्रोटॉन है, ये सिंगल बॉन्ड के ज़रिए कपल्ड होते हैं, जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करें तो आपको J1CH कपलिंग्स मिलती हैं, मतलब जो कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन हैं उनकी कपलिंग आपको नज़र आती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने कार्बन के ऊपर डायरेक्टली हाइड्रोजन की कपलिंग देखनी है तो ये टेक्निक है HSQC, लेकिन अगर आपने कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जो प्रोटॉन है उनकी कपलिंग्स देखनी है तो फिर वो टेक्निक डिफरेंट होगी, उसको HMBC कहते हैं। वो भी हम एक डिफरेंट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेक्निक है HSQC ये आपको ये बताती है कि विच प्रोटॉन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू विच कार्बन, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन बताएगी। अब आते हैं इसके स्पेक्ट्रा की तरफ। ये उसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है जो भी हमने पीछे जिसका कोजी स्पेक्ट्रम देखा है। तो इसको आप देखें अगर, तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डायगोनल लाइन के ऊपर उस तरह से आपको कंटोर्स नज़र नहीं आ रहे, ये उससे शक्ल में डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे दोनों प्रोटॉन्स थे। यहाँ पे एक साइड पे आप देखें जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कार्बन प्रिंट प्लॉट हुआ है, और इस एक्सिस के ऊपर प्रोटॉन की पीक्स प्लॉट हुई हुई हैं। तो ये हाइड्रोजन की पीक्स हैं, ये कार्बन 13 की पीक्स हैं। तो अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली जो पीक है यहाँ पे ये देखें, ये 23 के करीब, ये वाली पीक, ये कार्बन की 23 ppm के करीब है। इसको अगर आप देखें तो ये किसके साथ आपको कपल्ड मिलेगी, इसको भी हम देखते हैं। ये देखें, ये जो पीक है सब, इसके नीचे आपने ये कंटोर भी देखना है। ठीक हो गया। इस कंटोर को अगर आप देखें तो ये कंटोर कार्बन का है, ठीक है, और इसको अगर आप इधर मैच करें, लाइन लगाएं, तो ये इस प्रोटॉन के साथ कपल्ड है। ये प्रोटॉन, अब इसकी वैल्यू कितनी है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 1 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 0.92 ppm है। तो इट मीन्स कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स थे उनकी पीक है, और ये वो वाला कार्बन है जिसके साथ, मतलब ये वो जो मिथाइल के प्रोटॉन्स थे और ये मिथाइल का कार्बन है, तो ये एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं।
नेक्स्ट पीक को देखते हैं हम 25 ppm पे जो है, ये देखें ये वाली पीक जो है ये तकरीबन 25 ppm पे है। इसको अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ये छोटी सी आपको पीक नज़र आ रही होगी जो प्रोटॉन्स की पीक है जिसके साथ ये कपल्ड है। तो इसको आप अगर पीक को देखें, ये पीक जो है ये कौन से प्रोटॉन्स की बनती है, ये 1.69 ppm पे बनती है और कार्बन नंबर 2 है इसकी प्रोटॉन की ये पीक है। इसी तरह अगर आप 37 ppm वाली पीक को देखें, ये देखें नेक्स्ट, तो ये इसका कंटोर है और ये इस प्रोटॉन्स की पीक के साथ को रिलेट कर रहा है। तो इस पीक की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 1.52 ppm बनती है और इसको मिथिलीन ग्रुप ये जो CH2 है ये वाले प्रोटॉन्स ये इससे रिलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो दूसरा मिथिलीन ग्रुप है जिसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, ये वाला। अब देखें ये वाला मिथिलीन जो है ये यहाँ पे आ गया है, लेकिन जिसका ऑक्सीजन लगा है वो बहुत ज़्यादा डी शील्ड हो गया है ऑक्सीजन की वजह से। तो इसको अगर आप देखें तो ये इस प्रोटॉन के साथ कपल्ड है, चूँकि ये प्रोटॉन भी डेफिनेटली डी शील्डेड हैं, चूँकि उनके ये जो प्रोटॉन है इनके कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आगे लगा हुआ है, तो इनकी वैल्यू बनती है 4.10 ppm। तो देखें आपके ये कार्बन की पीक और ये हाइड्रोजन की पीक, इनको मैच करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोटॉन इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर अटैच्ड है। जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है CH3 ये भी डाउन फील्ड आएगा क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन के साथ लगा हुआ है और इसका जो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है कार्बोनिल का उसकी वजह से ये भी डी शील्डेड आता है और ये आपको तकरीबन 2.04 ppm पे मिलता है। ये वाला ये जो 2.04 पे जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटॉन की पीक, ये इस कार्बन के साथ आके तो मैच हो रही है। तो इस तरह से आप HSQC स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं, उसकी सारी पीक्स को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन, आपको एक एक्सिस पे कार्बन नज़र आ रहा होगा, दूसरे एक्सिस पे हाइड्रोजन नज़र आ रहा होगा, तो कौन सा हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है ये आप डायरेक्टली HSQC स्पेक्ट्रम के मदद से देख सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी इसके कोजी और HSQC स्पेक्ट्रा के उनके मुतालिक। ये दोनों जो हैं ये 2 डायमेंशनल NMR टेक्निक्स हैं और अब हम एक इसको क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। जो कोजी स्पेक्ट्रम है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें दोनों एक्सिस के ऊपर आपको प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट्स मिलती हैं और उनको आपस में कोरिलेट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस दूसरे प्रोटॉन के साथ कपल्ड है। और दूसरी जो टेक्निक हमने पढ़ी वो HSQC टेक्निक है, हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम कार्बन की प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग देखते हैं, उन प्रोटॉन्स के साथ जो डायरेक्टली उनके साथ अटैच्ड हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उन नेक्स्ट वाले नहीं, जो डायरेक्टली किसी कार्बन के ऊपर प्रोटॉन अटैच्ड है उसकी जो कोरिलेशन है उसके साथ ये हम HSQC में देखेंगे। HSQC के अंदर एक एक्सिस के ऊपर आपको कार्बन नज़र आएंगे, उसकी केमिकल शिफ्ट नज़र आएंगी, दूसरे एक्सिस के ऊपर आपको प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट नज़र आएंगी और इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन के साथ कपल्ड है। तो दिस वाज अबाउट दीज 2D NMR टेक्निक्स। मज़ीद जो है वो NMR टेक्निक्स हैं 2 डायमेंशनल, जिस तरह नोज़ी है, रोज़ी, HMBC, ये जो टेक्निक्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 2 टेक्निक्स। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप कर सकते हैं।